अंडर वाटर गोल्डन जीप रिस्टोरेशन। एक गांव में अचानक चोरियां बढ़ने लगती है। हर रोज किसी ना किसी के घर में सोने के गहने चोरी हो रहे थे। सारे गांव वाले चोर को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन चोर उनके हाथ आता ही नहीं। फिर एक रात गांव में गांव वाले पहरा दे रहे थे कि तभी उन्हें एक नकाबपोश नजर आता है। गांव वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तब वो नकाबपोश मन ही मन सोचता है, अरे आज गांव वालों के हाथ लग गया तो मेरा खेवा बन जाएगा। कुछ तो करके ये सोने के गहने कहीं छुपाने ही होंगे। ऐसा सोचकर वो नकाबपोश उसी गांव में रहने वाले राजू के घर के पास आता है। तब वो सोने के गहने राजू के घर में ही छुपा देता है और वो अपना नकाब उतार कर भी वही रख देता है और खुद चिल्लाने लगता है, अरे गांव वालों आओ, इधर आओ। अरे ये देखो, ये राजू ही चोर है। दरअसल वो नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि गांव का मदन था। वो खुद को बचाने के लिए सोने के गहने और नकाब राजू के घर में छुपा देता है और चुपके से खुद के घर चला जाता है। मदन ही था जो गांव में चोरियां कर रहा था। मदन घर पर आकर सोचने लगता है, अब कैसे मैं मेरा माल वापस हासिल करूं? मुझे कुछ तो बड़ा प्लान करना होगा ताकि मैं चोरी के इल्जाम से बच जाऊं और सारा माल मेरे हाथ लग जाए। इस तरह सोचते सोचते मदन को एक प्लान आता है। मदन सारा चोरी का इल्जाम राजू पर डालने का सोचता है, इसलिए वो घर का भी चोरी वाला सामान राजू के ही घर रख देता है, जिसकी खबर बेचारे राजू को रहती ही नहीं। दूसरे दिन मदन गांव वालों को लेकर राजू के घर आता है और मदन राजू को बुलाकर कहता है, अरे राजू, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मैंने कल रात तुम्हें भागते हुए देखा है। अब सच सच बता दे, बात क्या है? अरे ये सब क्या बोल रहे हो तुम? देखो, मेरा इस चोरी में कोई हाथ नहीं है। और मदन, यूं गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काओ मत। तब मदन राजू के घर की तलाशी करता है। मदन सोने के गहने और नकाब लेकर बाहर आता है, जिसे देख गांव वाले और राजू भी हैरान हो जाता है। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे राजू, हम तुम्हें अच्छा लड़का समझ रहे थे, पर तुम तो कुछ और ही निकले। तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। ये सब मेरे घर कैसे आया मुझे कुछ पता नहीं। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, पर चोर नहीं। हाँ, कोई भी चोर खुद को चोर थोड़ी ना कहता है। देखो गांव वालों, इस राजू को अच्छा सबक सिखाना होगा। तब मदन और गांव वाले मिलकर राजू को मारने लगते हैं। मदन राजू के मुंह पर कालिक पोत देता है और उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल देता है। गांव वाले अपने अपने चोरी के सामान को देखकर उसे लेने जाते हैं। तब मदन कहता है, अरे रुक जाओ, अभी इसे हाथ मत लगाओ। देखो, अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो ये सब हमें मिलने में समय लग जाता है। ऊपर से इस पर राजू की बुरी नजर पड़ी है, इसलिए हम आज रात ये सारा माल मंदिर में ही रखते हैं। मदन की बात गांव वाले मान जाते हैं, पर यह सब तो मदन की एक चाल थी। वो वापस रात के अंधेरे में जीप लेकर मंदिर के पास आता है और गांव वाले चोर मिल गया ये समझकर घर में चैन से सो जाते हैं। तब मदन सारा माल जीप में डालता है और गांव के बाहर जाने लगता है। चोरी की मैंने और इल्जाम लगा उस राजू पर। आज रात मैं इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। गांव वाले तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और पुलिस को भी कुछ बता नहीं पाएंगे। वाह, मैं तो साफ साफ बच गया। इस तरह मदन खुशी से गांव के बाहर नदी के पुल से जा रहा था कि तभी उसके सामने अचानक से राजू आता है। मदन अपनी जीप रोक देता है। तब राजू कहता है, मदन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे सब पता चल गया कि वो चोर तुम ही हो। अब चुपचाप गांव वापस चलो और अपना गुनाह कबूल करो। अबे जा और हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कोई गुनाह विनाह नहीं किया और ये गांव वाले तो बेवकूफ थे, इसलिए मेरी बातों में आ गए। इसमें मेरा क्या कसूर? मदन जीप लेकर सामने जाने लगता है। राजू को पता नहीं था कि जीप में ही सारे सोने के गहने हैं। मदन जीप को चलाते हुए जाता है, पर तभी उसका जीप से संतुलन चला जाता है और वो जीप के साथ नदी में गिर जाता है। देखो मदन, आखिर भगवान ने तुम्हें सजा दे ही दी, लेकिन अब मैं खुद को निर्दोष कैसे साबित करूंगा। उधर गांव में सवेरे मंदिर में सारे लोग जाकर देखते हैं तो उनका सारा माल गायब रहता है। तब जाकर गांव वालों को समझ आता है कि इन सब में मदन का हाथ था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब वहां राजू नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन गांव राजू वापस आता है। तब राजू को देखकर सारे लोग उसके पास आते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे राजू, हमें माफ कर दो। उस मदन ने ही हमें लूट लिया और सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन सारा का सारा माल तो सबको मिल गया था ना, फिर उसने कैसे लूटा आपको? तब गांव वाले सारी बात उसे बताते हैं। राजू को भी जीप एक्सीडेंट की बात याद आती है, तो वो तुरंत उस नदी के पास जाता है। राजू नदी के अंदर जाकर जीप को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में उसको वो जीप मिल जाती है। जीप को क्रेन से बाहर निकाला जाता है और जीप से सोने के गहने भी बाहर निकाले जाते हैं। जिसके गहने रहते हैं वो उन्हें वापस मिल जाते हैं। तब सारे गांव वाले राजू का धन्यवाद करते हैं और राजू कहता है, गांव वालों, इसलिए हमें कभी भी किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो, मेरे ऊपर लगा इल्जाम तो दूर हो गया। अब मैं इस जीप का रिस्टोरेशन करूंगा और इसे चलाकर पैसे कमाऊंगा। इस तरह से राजू उस गोल्डन जीप का रिस्टोरेशन करता है और उसे चलाकर पैसे कमाकर खुशी खुशी जीवन गुजारता है। अंडर वाटर डायमंड वॉर टैंक। कुणाल को हर रात सेकंड वर्ल्ड वॉर का सपना आता था, जिसमें एक सिपाही लड़ाई करते करते वॉर टैंक के साथ नदी में डूब जाता है। सपना देखते ही वो नींद से हड़बड़ाकर जाग जाता था। ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? इसी सपने की वजह से मुझे पानी से भी डर लगता है। क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के सारे लड़के नदी में तैरते थे, लेकिन कुणाल पानी से हमेशा दूर ही रहता था। सारे लड़के उसे डरपोक कह के पुकारते थे। उसी गांव में मनोज नाम का एक लड़का बहुत ही घमंडी था। एक बार मनोज पानी में तैर रहा था कि वो कुणाल पर पानी फेंकता है, जिस वजह से कुणाल डर जाता है। तब मनोज कहता है, रे डरपोक, यूं छोटे बच्चों के जैसे कब तक पानी से डरता रहेगा? आजा पानी के अंदर, हम दोनों तैरने की रेस लगाते हैं। नहीं मनोज, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम ही तैरो पानी में, मैं तुम सबको देखकर ही मजे ले रहा हूँ। दरअसल कुणाल उसी गांव में रहने वाली रीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। रीता के पिताजी रीता की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तब रीता कुणाल से मिलकर कहती है, कुणाल, आज के बाद मैं तुम्हें मिलने कभी नहीं आऊंगी। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या कह रही हो रीता? और मुझसे किया हुआ वादे का क्या? क्या वो तुम सब भूल गई? मुझे सब याद है कुणाल, पर मैं भी क्या करूं? मेरे पिताजी एक गरीब से मेरी शादी कर देंगे, पर एक डरपोक से नहीं। चलो, मैं चलती हूँ। रीता वहां से चली जाती है। उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, तो इधर कुणाल दुखी होकर रोते रहता है। रात को सोने के बाद फिर से उसे उस रात वही सपना आता है, लेकिन इस बार सिपाही सपने में ही कुछ कुणाल से कहता है, सुनो कुणाल, तुम मेरा पुनर्जन्म हो। मुझे लगा कि तुम मेरे जैसे ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आता था, पर तुम तो डरपोक हो। कल रीता की शादी है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। उठो, एक सिपाही की तरह अपने प्यार को जीत लाओ। यह सपना देखकर कुणाल नींद से जाग जाता है। वो पहले खुद का डर बाहर निकालने के लिए पानी की तरफ जाता है। सिपाही की बातों से कुणाल में हिम्मत आई थी। वो नदी में कूद जाता है और खूब तैरने लगता है। इतने में उसे एक बड़ी मछली उसके तरफ आती हुई दिखाई देती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली मेरी ही तरफ आ रही है। ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे बाप रे, भागो। इस तरह से कुणाल बड़ी मछली से बचते हुए तेजी से तैरने लगता है। वो पानी के नीचे अंदर तक जाता है, जहां उसे वो वॉर टैंक मिलता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो वही वॉर टैंक है जो मेरे सपनों में आता था। चलो, मैं इसे अब बाहर ही निकाल लेता हूँ। इसे लेकर सीधा रीटा के घर जाता हूँ। ये सोचकर कुणाल एक क्रेन की मदद से उस वॉर टैंक को बाहर निकालता है और उसकी मरम्मत करता है। वॉर टैंक को लेकर वो रीता के घर जाता है, जिसे देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। तब कुणाल रीता से कहता है, देखो रीटा, मेरा डर आखिरकार चला गया। अब तो तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे ना? कुणाल
की इस बातों से शादी के मंडप में हड़बड़ी सी मच जाती है। तब रीता के पिताजी कहते हैं, अरे आज मेरी बेटी के शादी के दिन तुम ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मैंने मेरी बेटी के लिए करोड़पति दामाद ढूंढा है। तुम जैसे गरीब उसके अब नौकर रहेंगे। चले जाओ यहाँ से, ना ये फालतू वॉर टैंक लेकर। देखिए ससुर जी, माफ करना, लेकिन ये कोई मामूली वॉर टैंक नहीं है और मैं भी कोई गरीब नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं एक बहादुर सिपाही था और ये वॉर टैंक मेरा है और इसी वॉर टैंक ने मुझे करोड़ों के हीरे दिए हैं। ये देखिए। दरअसल कुणाल जब वॉर टैंक की मरम्मत कर रहा था तब उसे उस वॉर टैंक में ढेर सारे हीरे मिले थे। उन हीरो को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब रीता पिताजी के लाए हुए लड़के से शादी करने से मना कर देती है और उस मंडप में कुणाल और रीता की शादी कर देते हैं। कुणाल हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और उस वॉर टैंक को हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है।